सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, चैप्टर चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज, मैं सभी का बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बैठक वेबिनार के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, जिसका कि टॉपिक जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी के ऊपर जो हमारे रूल्स, रेगुलेशंस, जो अमेंडमेंट्स और करेक्शंस आई हैं, उसके ऊपर हमारे जीएसटी हमारे चेयरमैन हैं सी शशांक शेखर जी। मैं उनका आज एक अच्छा प्रेजेंटेशन है जो जीएसटी के ऊपर आपकी जितनी भी नई अमेंडमेंट्स करेक्शंस आए हैं उसके ऊपर आप बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और सारी करेक्शंस, सारी अमेंडमेंट बताने के बाद में फिर हम लोग एक अपनी परिचर्चा करेंगे। जीएसटी से संबंधित कोई भी इशूज एंड प्रॉब्लम है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद तो एक अच्छे सेशन के लिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष श्री नीरज सिंह जी को इनवाइट करता हूं कि आज का अपना एक ओपनिंग रिमार्क देकर हम सबको आज के बारे में, आज की इम्पोर्टेंट बैठक के बारे में बताएं। श्री नीरज जी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्ण अशोक भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। अजय जी, आपको सदरी में देख के कुछ गर्मी हम लोग को कम लग रही है नहीं, हम सर्दी में नहीं है। नहीं, सर्दी में नहीं, सर्दी मैंने बोला। अच्छा। सबसे पहले तो मैं अपने सभी सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स, अपने पूर्व अध्यक्ष, अपने वर्किंग ग्रुप चेयरपर्सन, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। हमारे बीच में जितने भी उद्यमी भाई आए हुए हैं उनको भी मेरा हृदय से नमन। दोस्तों, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एक ही मोटो है कि हम अपने एंटरप्रेन्योर्स की समस्याओं को सही समय, सही जगह पर रखते हुए उनकी समस्याओं का सही समाधान करा सके। इसी कड़ी में पीछे शशांक जी के साथ 15 मई को जीएसटी काउंसिल के साथ भी वार्ता, जिसमें हमने बहुत सारे विषयों को टच भी किया। मैं यहाँ पर जितने भी अपने पदाधिकारी एवं उद्यमी भाई जुड़े हुए हैं उनसे एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि हमें जीएसटी काउंसिल पर को 2 रिप्रेजेंटेशन देने हैं। एक, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत सारी विसंगतियां हैं। कहीं पे 5% जीएसटी चार्ज है तो कहीं पे 12%, तो कहीं पे 18%। जब हमने हमारे शशांक जी के साथ वहां पे प्रभावी तरीके से बात रखी तो उन्होंने कहा कि इन विसंगतियों को दूर करने के लिए वो लोग हमसे डिस्कस करने के लिए तैयार है। आप में से जो लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन आईएए हेड ऑफिस को जल्द से जल्द भेजें। और मैं एक निवेदन ये भी करूंगा कि अगर हो सके तो आप लोग उस मीटिंग में पर्सनली आइएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट वीक में होने वाली है, नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे को। वो सूचना आपको हो सकता है 24 घंटे पहले ही मिले। दोस्तों, जीएसटी में प्रभावी तरीके से हम लोग न्यूट्रल टैक्स रेजिम की बात भी कर रहे हैं। हम सबके संज्ञान में है, जीएसटी जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय उसका एक ये था मोटो कि मिनिमम टैक्सेस का स्ट्रक्चर हो। तो हम कह रहे हैं कि 0, 5, 15 और 25, ये इसके अलावा और जितने भी टैक्सेस हैं वो 12% है या 18% है, इन सबको समायोजित करके न्यूट्रल टैक्स रिजीम की तरफ हम बढ़े। जीएसटी काउंसिल में हमने कई बार एक समस्या आती है कि हमारे उद्यमी का कोई ट्रक यहाँ से चला और बेंगलोर पहुंचा, और बेंगलोर पहुंचने के बाद उसका होल्ड कर लिया गया मटेरियल को, तो उसको वहीं पे ही अपनी अपील करने के लिए जाना पड़ता है। इन सब चीजों को भी जब प्रभावी तरीके से हमारे जीएसटी के चेयरपर्सन शशांक जी ने उनके सामने रखा तो उन्होंने इस बात पे सहमति दी कि ये नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर एक एआर बहुत जल्द, अमेंडमेंट इन रूल, वो बहुत जल्द
लाने वाले भी हैं। एक प्रभावी तरीके से हमने ये R1 में RCM के कारण जो कुछ नोटिस मिसमैच के कारण कुछ नोटिस दिए जाते हैं उसको भी रखा। उसमें भी IAEA के कुछ मेंबर्स ने जो सुझाव दिए थे उसको जब हमने उनके सामने प्रभावी तरीके से रखा तो उन्होंने कहा कि हम इस पे भी सॉफ्टवेयर में अपडेट करेंगे। मैं समझता हूं ऐसी बहुत सारी चीजें आज भारत सरकार चाह रही है कि हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए, लेकिन वो रिफॉर्म कब आएंगे? वो जब आएंगे जब आप और हम मिलकर अपनी समस्या को ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे पास भेज पाएंगे। हमारे पास प्रभावी तरीके से हमारे वर्किंग ग्रुप चेयरपर्सन शशांक जी उनको कंपाइल करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनके समक्ष रखने की भी पूरी तैयारी से उनके सामने रखते हैं। जब वो रखी जाती है तो उसके ऊपर अधिकारी भी चिंतन मनन करके नेक्स्ट स्टेप उठाने की तरफ बढ़ता है। पीछे भी आपने देखा उत्तर प्रदेश में जब GST वालों का वो 5 रुपए से लेके और 2000 रुपए तक के नोटिस आ रहे थे और उसको इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने डॉक्टर नितिन के सामने रखा तो उस पर एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। बिल टू शिप टू के कारण गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। जब इसका भी प्रभावी तरीके से रखा गया तो उस पर भी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आपके पास GST से रिलेटेड जो भी आपको लगता हो कि ये परेशानी आ रही है भेजो। हम उसको हो सकता है कौन से किस फ्रंट पर किस जगह पर रखना है हम उस हिसाब से करेंगे। ये मत समझो आप कि आपकी हो सकता है समस्या छोटी हो। मेरा मानना उसमें ये हो सकता है ये वो समस्या हो या वो लाइन हो जिसके कारण बहुत बड़ा रिफॉर्म भी हो सकता है जो आपके लिए ही नहीं सभी के हित में होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए कहने को GST से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। हमारे बीच में हमारे काबिल, हमारे होनहार और हमारे मतलब एक अच्छे ऑरेटर श्रीमान CA शशांक गुप्ता जी मौजूद है। वर्किंग ग्रुप चेयरपर्सन होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके कुछ चीजें हमारे सामने रखने जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो इस मीटिंग को आगे बढ़ाए और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको बाद में रखें। हम मतलब हो सकता है थोड़ा सा साइलेंट मोड में रहें या उसमें रहें। मैं अवधेश जी हमारे ट्रेजरर महोदय बीच में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। अवधेश जी। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी। क्योंकि हम प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके जी। CM ऑफिस के एक पर्सनल सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग हमारी चल रही है। राइट। तो हम उसमें हैं बट हम लिसनिंग मोड में रहेंगे। पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। जी बस ठीक। हमें हमारे आप सब ने जो पदाधिकारियों ने दायित्व दे रखा है कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी आगे बढ़े जी। और IAEA की प्रेजेंस और स्टेट्स में भी बढ़े। तो उसी की तरफ हम तीनों जने यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। जय श्री मैं कृष्णा ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा। और मैं सभी हमारे ज्वाइन किए हुए IAEA के मेंबर्स, फ्रेटर्निटी और सारे सीनियर्स को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आज के हमारे मेन स्पीकर, हमारे GST सब्जेक्ट कमेटी के चेयरमैन CA शशांक जी से अनुरोध करूंगा कि लेटेस्ट इधर में जितने भी जो प्रीवियसली लास्ट टाइम जो हमारी वेबिनार हुई थी इसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद से जो भी रूल्स एंड अमेंडमेंट और जो बातें भी वो GST रिलेटेड जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है मेंबर्स के लिए, वो बताना चाहें वो कृपया अब आगे लीड करें और अपनी बात को अपने विचार को रखें। वेलकम सर। थैंक यू सर। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेंट्रल लीडरशिप, सेंट्रल ऑफिस बियरर्स एंड ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रेजेंट हियर इन द मीटिंग, सभी को मेरा नमस्कार। आज
जो जिम्मेदारी आप लोगों के बीच में मेरे को दी गई है, उसमें दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक रीसेंट चेंजेस इन जीएसटी और दूसरा रीसेंट अमेंडमेंट्स। तो रीसेंट चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स की एक बात करेंगे, और दूसरा क्योंकि अब जीएसटी को आए हुए एक ठीक ठाक समय हो गया है, तो बहुत सारी लर्निंग जीएसटी में जजमेंट्स के थ्रू भी आ रही है, और ऐसी जजमेंट्स जो मेरी समझ से आप सभी लोगों के लिए रेलेवेंट हैं, ऐसे इश्यूज जो आप सभी फेस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं अपने डे टू डे कंप्लायंसेस में, डे टू डे ऑपरेशंस में, उनसे रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्क्रीन शेयरिंग मेरे को अगर अलाउ करते हैं, तो एक प्रेजेंटेशन भी हमने बनाई है, वो हम यहाँ पर। आराध्या प्लीज, आराध्या स्क्रीन सेव कर दे प्लीज। जी। तो जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी एक बहुत ही सार्थक मीटिंग, जो तकरीबन 2.25 घंटे चली एट जीएसटी काउंसिल, जिसमें नंबर ऑफ इश्यूज हमने डिस्कस किए। इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम पॉलिसी लेवल इश्यूज टू इंडिविजुअल इश्यूज टू सजेशंस टू द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड। और एक एक पॉइंट पर जीएसटी काउंसिल की सीनियर लीडरशिप इंक्लूडिंग द एंटायर टीम, हर पॉइंट पर डिबेट भी हुई, डिस्कशन भी हुआ, और क्या उसका आगे किस तरह से उस प्रॉब्लम का क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, उस पर बड़े अच्छे ढंग से बड़ी एक सार्थक चर्चा हम अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमारी 15 तारीख को एट जीएसटी काउंसिल हुई थी। काफी सारे पॉइंट्स प्रेसिडेंट साहब ने अपने डेलिब्रेशन में बता ही दिए हैं, और एक मैसेज भी समरी का मीटिंग का सर्कुलेट हुआ था। बट क्योंकि आज जीएसटी स्पेसिफिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स जो बहुत मेन पॉइंट्स थे उस मीटिंग के, और जो आप सभी के लिए काफी रेलेवेंट भी हैं, उन पॉइंट्स को मैं ब्रीफली टच कर लेता हूं, और उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। सबसे पहली चीज और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में शेयर की गई, वो ये थी कि आप सभी ने देखा होगा कि अब ट्रिब्यूनल के फॉर्मेशन को लेकर काफी एक्टिवली काम चल रहा है, एंड यूपी के अंदर डिसाइड कर लिया गया है कि कहाँ कहाँ पर ट्रिब्यूनल की बेंचेस होंगी, जिसमें आगरा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, इन सभी जगह पर बेंचेस डिसाइडेड हैं। अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 बेंचेस यूपी के अंदर बन रही हैं। अब इसमें जैसे हमारे साथ कई लोग रायबरेली से जुड़े हैं, कई लोग कुछ लोग बरेली से जुड़े हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह से यूपी में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन होगा कि अगर ट्रिब्यूनल, मान लीजिए आपकी जुरिस्डिक्शन अगर आगरा में है, तो आपको 4 घंटे सफर करके आगरा जाना पड़ेगा अपनी अपील के लिए। कोई आप देखना चाहेंगे कैसे अपीयर हो रही है या क्या प्रेजेंटेशन हो रही है आपके केस की सही ढंग से। तो इसमें मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल ने ये इंफॉर्मेशन शेयर करी है कि जो हमारा जी स्टैट या जीएसटी का ट्रिब्यूनल बनने वाला है, वो प्रॉपर कोर्ट, फिजिकल कोर्ट फॉर्म में नहीं फंक्शन करेगा, वो ई फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फंक्शन करेगा। मीनिंग देयर बाय, जैसे आज हम लोग अपने स्टेट में अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं और सभी लोग इस ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू हम लोग ज्वाइंड हैं, ऐसे ही जो ट्रिब्यूनल बनने जा रहा है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली फंक्शन करेगा, जिसमें आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और अपने केस को ट्रिब्यूनल के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और बात हमने उस मीटिंग में रखी, प्रेसिडेंट साहब ने रखी, कि ट्रिब्यूनल को फॉर्मेशन को लेकर काफी समय ऑलरेडी जा चुका है और जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए भी अब तकरीबन 7 साल हो गए हैं। तो ट्रिब्यूनल के फॉर्मेशन में इतना डिले क्यों? तो इसके ऊपर जीएसटी काउंसिल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो हमारे साथ उस दिन मीटिंग में थे, उनका बड़ा क्लियर फीडबैक था कि उनको ही वाज एन आईएएस,
और उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से मेरे को हो गए हैं एज एन आईएएस काम करते हुए, और जो गवर्नमेंट जितनी तेजी से अभी ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन के लिए काम कर रही है, इतना तेज काम होते हुए उन्होंने पिछले 30 साल में अपने करियर में नहीं देखा। तो फ्रंट पे हमें डेफिनेटली लग रहा है कि डिले हो रही है चीजें और ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, बट एट द बैक एंड व्हाट वी हैव बीन टोल्ड इज कि गवर्नमेंट बहुत बहुत एक्टिवली और एग्रेसिवली ट्रिब्यूनल को फुल फ्लेजेड एक्टिव करने के लिए बैक एंड पर काम कर रही है। कुछ और पॉइंट्स जो हमने कवर करे, जैसे प्रेसिडेंट सर ने एक और पॉइंट अपने डेलिब्रेशन में बता ही दिया कि आज आपको नोटिसेस आ रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल पे कि आपका जो आईटीज की अमाउंट है उसमें, क्योंकि कुछ अमाउंट वो भी होता है जो आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करके क्रेडिट लिया होता है, और वो क्योंकि आपके 2B में नहीं आता, तो एक डिफरेंस आ जाता है आपके 3B में लिए हुए क्रेडिट में और आपके 2B में जो क्रेडिट आ रहा है उसमें। तो इसका एक कारण होता है कि आपने रिवर्स चार्ज में क्योंकि कुछ टैक्स जमा कराया है और सेल्फ क्रेडिट अवेल कर लिया। तो इस पर एक सजेशन था कि क्यों ना आरसीएम सप्लाईज को भी जीएसटीआर 1 का पार्ट बना दिया जाए, और इस पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये फीडबैक आया कि ऐसा करने के लिए, ऐसा चेंज करने के लिए ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, और हो सकता है कि वेरी सून द चेंजेस टू इंक्लूड even reverse charge supplies in GST returns in GSTR1 may be included. एक और न्यूज अभी रिसेंटली सर्कुलेट हो रही थी जिसमें ये कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दोनों साथ में मिलकर एक टैक्स पेयर का ऑडिट करेंगे, और इसके दो तरह के इंटरप्रिटेशन थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये बेनिफिशियल होगा, कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन थी कि ये हो सकता है एक परेशानी का कारण बने, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स अगर साथ में आएंगे तो दोनों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बारे में जो हमने जीएसटी काउंसिल में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, तो उनका फीडबैक ये था कि ये जॉइंट एक्सरसाइज करवाने की गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली जीएसटी आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ऑडिट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए कि वो कुछ सीख पाए, समझ पाए कि किस तरह से ऑडिट किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्योंकि हिस्टोरिकली ऑडिट करते रहे हैं, इसीलिए उनको सिखाने की इंटेंशन से सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने साथ स्टेट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। किसी भी टैक्स पेयर का अगर ऑडिट होगा और सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंट दोनों भी अगर आ रहे हैं, तो उनका इंटरैक्शन, उनकी आंसरेबिलिटी एक ही डिपार्टमेंट को रहेगी, दो जगह पर उनकी आंसरेबिलिटी नहीं रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रेसिडेंट सर ने ऑलरेडी अपने डेलिब्रेशन में कवर किया है, आज देखिए एक बहुत बड़ा इशू ये है कि आप यूपी में बैठकर अगर बैंगलोर में कोई माल सप्लाई कर रहे हैं, कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं मान लीजिए आपकी महाराष्ट्र में, या अगर कोई आपका व्हीकल डिटेन कर लिया जाता है और आप पेनल्टी पे करके अपने व्हीकल को रिलीज भी करा लेते हैं, तो पेनल्टी को रिफंड लेने के लिए आपको अपील आज फाइल करनी पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर ही। तो इस पेन पॉइंट को हमने वहां पर हाईलाइट किया और इसको ऑफिसर्स ने अप्रिशिएट भी किया, और उन्होंने कहा कि इसको एक्टिवली कंसिडर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इसका जैसे वैट रिजीम में असेसमेंट करके और ऑर्डर को रीडायरेक्ट कर दिया जाता था बैक टू होम जुरिस्डिक्शन, तो क्या वैसा ही जीएसटी में भी किया जा सकता है, इसका पूरा प्रयास भी किया जाएगा। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, कि क्या रीसेंट चेंजेस जीएसटी में इंट्रोड्यूस्ड हैं। एक ज्यूरिसडिक्शन रिलेटेड एक चैलेंज है आज जीएसटी में। आप अगर अपने रजिस्ट्रेशन में जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करते हैं, तो आप प्री डिसाइडेड हैं कि या तो आप स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में हैं या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में। यहां तक तो बात ठीक है, अगर आप स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में हैं तो स्टेट वाले आपको नोटिस भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आपका ऑडिट करेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे। लेकिन जब यही चीज इन्वेस्टिगेशन में कंडक्ट होती है, और एन इन्वेस्टिगेशन कैन हैपन फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, एन नंबर ऑफ रीजंस। आपने किसी से परचेज कर लिया, उसने किसी से परचेज किया हुआ था, उसने कुछ गड़बड़ करी हुई थी, तो उसके सारे डीलर्स की इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो आपके यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुला लिया गया।
अब ये इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा इशू ये है, आप स्टेट के टैक्स पेयर हो सकते हैं, बट इन्वेस्टिगेशन की अगर बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी आपकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। आप सेंट्रल के जुरिस्डिक्शन में हैं, पर स्टेट वाले की कोई इन्वेस्टिगेशन आई तो स्टेट वाला आपका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और ऐसे मल्टीपल अथॉरिटीज से इन्वेस्टिगेशन के कई सारे केसेस सामने आ रहे थे। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक वेलकम सर्कुलर इशू किया। गवर्नमेंट ने कहा कि किसी टैक्स पेयर के केस में कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले, या फिर अगर एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस केस में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, यानी कि द सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द सेंट्रल जुरिस्डिक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, उनसे क्लियरेंस लेना होगा। और साथ ही साथ ये जिम्मेदारी भी दी गई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को कि वो इंश्योर करें कि मल्टीपल अथॉरिटीज एक जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना जाए। एक और इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो दी गई, जो कि बहुत बहुत जरूरी थी। आज आपने देखा होगा कि अगर आप में से किसी ने कोई बाई चांस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग फेस करी है, तो जो सम्मन या नोटिस इशू किया जाता है, उस सम्मन और नोटिस में वो डिटेल भी आपसे मांग लेते हैं जो डिटेल्स ऑलरेडी पोर्टल पर अवेलेबल हैं। जैसे कि आपकी जीएसटी रिटर्न्स 1, 3B, 2B, जैसे कि आपके रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके डायरेक्टर्स या प्रोप्राइटर्स या पार्टनर्स की केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह की चीजें ना मांगी जाएं, इसके लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि जितनी डिटेल ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, डिपार्टमेंट को वो दोबारा असेसी से अननेसेसरली नहीं मांगनी चाहिए। और लेटर और सम्मन को इशू करने के लिए भी डायरेक्शन दी गई। और ये पहले से भी कहा जा रहा है कि आप जब सम्मन करते हैं, किसी को नोटिस इशू करते हैं, तो उसमें थ्रेटनिंग लैंग्वेज का यूज मत करिए। उसमें स्पेसिफिकली बताइए कि आप किस पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आप सामने वाले किसी टैक्स पेयर को अपने यहाँ बुला रहे हैं। अभी एक मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट पास करी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई टैक्स पेयर या तो सेंट्रल डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन में है, या फिर अगर स्टेट डिपार्टमेंट के जुरिस्डिक्शन में है, मान लीजिए हमारे एक मेंबर हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में है, और स्टेट वाले उनके यहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहे हैं, तो क्या ये लीगली अलाउड है? इसके ऊपर मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीएल वर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में अभी रीसेंट जजमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सेंट्रल का टैक्स पेयर है, तो स्टेट वाले वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा, अगर स्टेट का टैक्स पेयर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। टीवीएल वर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में मद्रास हाई कोर्ट की एक बहुत ही रीसेंट जजमेंट है। और आप में से कोई अगर ऐसा बाई चांस केस फेस कर रहे हो जहां पर आप जुरिस्डिक्शन में तो एक अथॉरिटी की है, लेकिन आपका इन्वेस्टिगेशन दूसरी अथॉरिटी से किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आप इस जजमेंट के बेसिस पर रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। एक और केस हाईकोर्ट के सामने आया। असेसी का कोई परचेज, कोई आईटीसी, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा था। उसने अपनी जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न है उसमें रिपोर्ट कर दिया, बट अपनी जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट करना मिस कर गया। उसका कोई 10 लाख रुपए का आईटीसी था जो उसके जीएसटीआर 2A में आ रहा था। उसकी जीएसटीआर 9 में भी उसने रिपोर्ट किया,
बट GSTR 3B में वो क्रेडिट क्लेम करने से मिस कर गया, और क्योंकि 3B में क्रेडिट क्लेम नहीं करा तो डिपार्टमेंट ने उनके क्रेडिट क्लेम को डिसअलाउ कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने 3B में क्रेडिट क्लेम नहीं किया, हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। और एसएससी इसके अगेंस्ट कोर्ट गया, और कोर्ट ने कहा कि सिंपली बिकॉज क्रेडिट हैज नॉट बीन अवेल्ड इन GSTR 3B, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ITC क्लेम लैप्स हो गया। ITC क्लेम इनको बिल्कुल मिलेगा। अगर 2A में आ रहा है, 9 में भी रिपोर्टेड है, तो क्रेडिट मिलना चाहिए। और कोर्ट ने डायरेक्शन दी ऑफिसर को कि भाई कि आपने जो क्रेडिट क्लेम को डिनाई किया है वो गलत डिनाई किया है, आप इस केस को रिकंसिडर करिए। एक और इशू जो हम लोग बहुत रेगुलरली फेस कर रहे हैं, जो मैं भी देख रहा हूं कि जितने मेरे पास डिस्कशन के पॉइंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, उसमें एक मेजर पॉइंट अभी भी ये है डिटेंशन ऑफ व्हीकल। और डिटेंशन ऑफ व्हीकल में मैं आपको एक अभी रिसेंट केस बताऊं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ही एक सीनियर मेंबर हैं, और उनके अपने 2 व्हीकल्स थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बाई चांस उन्होंने गुड्स को तो ए गाड़ी पे क्लियर करा, लेकिन उसके ईवे बिल में बी गाड़ी की डिटेल्स को मेंशन कर दिया। मतलब गाड़ी कोई और गई और ईवे बिल में डिटेल्स दूसरी गाड़ी की डल गई, दोनों गाड़ियां उन्हीं की थी। तो उस गाड़ी को GST वालों ने डिटेन कर लिया, और उन्होंने कहा कि भाई आपने तो इसमें गाड़ी नंबर पूरा गलत डाल रखा है, गाड़ी कोई और माल लेके जा रही है, आपने किसी और गाड़ी का नंबर डाल रखा है, हम आपके ऊपर 200% पेनल्टी लगाएंगे। जब उन ऑफिसर से ये कहा गया कि भैया सर्कुलर आया हुआ है स्पेसिफिकली जो ये कहता है कि आपको ऐसे केसेस में कोई पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि द सर्कुलर इज ओनली सेज कि अगर 2 डिजिट का एरर है तो उस केस में आपको हम रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन अगर 2 डिजिट से ज्यादा का एरर है तो उसकी बात सर्कुलर नहीं करता। अब ऐसे ही एक केस में हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक इशू आया जिसमें डॉक्यूमेंट नंबर 2224 डाल दिया गया इंस्टेड ऑफ 0401, यानी कि चारों डिजिट गलत थी। तो यहां पर सेम डिपार्टमेंट ने बात कही, उन्होंने कहा कि भाई 2 डिजिट तक की अगर एरर हो तो रिलीफ अलाउड है सर्कुलर की वजह से, पर अगर 2 डिजिट से ज्यादा का एरर है तो हम रिलीफ अलाउ नहीं करेंगे। एसएससी इसके अगेंस्ट कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट ने कहा कि आप अगर 2 डिजिट का लिखा हुआ रिलीफ देना है तो आप उसको केवल उतना मत पढ़िए, अपना ब्रेन भी अप्लाई करिए। और अगर किसी ने सिर्फ कोई गलत नंबर डाल दिया किसी डॉक्यूमेंट पे, तो वो तो एक माइनर एरर है, एक टाइपोग्राफिकल एरर है। अगर आपको 200% पेनल्टी लगानी है तो लॉ तो आपसे ये कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था टैक्स चोरी के इंटेंशन से हो रहा था। और अगर आप टैक्स चोरी की इंटेंशन प्रूव नहीं कर पा रहे और सिंपली इस बेसिस पर आप गाड़ी डिटेन कर ले रहे हैं कि उसमें व्हीकल नंबर को लेकर इशू है, डॉक्यूमेंट नंबर को लेकर इशू है, 2 डिजिट से ज्यादा डिजिट्स का इशू है, तो वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। और यहां पर जहां पर चारों डिजिट भी गलत थे, तो हाई कोर्ट ने यहां पर भी पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पा रहा कि ये ट्रांसपोर्टेशन टैक्स चोरी के इंटेंशन से किया जा रहा था, और सिंपली 4 डिजिट का नंबर का डिफरेंस है, इस बेसिस पर 200% पेनल्टी लगाई गई है, हम इससे अग्री नहीं करते, और कोर्ट ने सारी पेनल्टी सेट असाइड कर दी और एसएससी टैक्स पेयर को रिलीफ दे दी। ये डेको प्लाईवुड इंडस्ट्रीज का केस है, और अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की अभी 2024 की जजमेंट है। एक और केस है, और इसमें हमारे मुजफ्फरनगर के भी एक मेंबर हैं, उनका भी ये एक लाइव इशू है। जब भी GST में सर्च के लिए कोई ऑफिसर्स या उनकी टीम आती है, तो ये वो नहीं जा रही क्या गाड़ी? अच्छा।
तो सर्च के लिए जब भी जीएसटी की कोई टीम आती है तो उनका टिपिकल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ये रहता है कि वो शाम के टाइम आपके यहाँ एंटर करेंगे, पूरी रात सर्च प्रोसीडिंग्स चलेंगी और अर्ली मॉर्निंग में टिपिकली आपको फोर्स किया जाएगा कि आप कुछ टैक्स अमाउंट जमा कराइए। अब ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ होते हैं और इस पर पहले ही बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये सेटल किया जा चुका है कि ऐसे डरा धमका के आप कोई टैक्स किसी से जमा नहीं करा सकते। और एक और बार ये इशू कोर्ट के सामने आया जहां पर किसी सर्च के केस में जो सुबह 5 बजे तक चली, सुबह 3 बजे कुछ डिपॉजिट्स किए गए थे। तो कोर्ट ने देखिए इसमें क्या ऑब्जर्वेशन लिया, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। ऊपर लगा। तो कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन ये दिया कि आपने रात क्या वजह रही कि असेसी ने रात को 3 बजे के आसपास ये टैक्स जमा कराया और ये लॉ के भी कॉन्ट्ररी है, डिपार्टमेंट की अपनी गाइडलाइन के भी कॉन्ट्ररी है। कोर्ट ने कहा कि उनके अगेंस्ट कोई डिमांड भी पेंडिंग नहीं थी और कोई नॉर्मल कोर्स में वजह नहीं है कि कोई आदमी अपने कैश से निकालकर रात को 3 बजे टैक्स जमा कराएगा। और क्योंकि क्लियरली ये फोर्स्ड रिकवरी का केस है, जो भी पैसा जमा कराया गया है उसको ब्याज समेत उस टैक्स पेयर को वापस करिए। ब्याज समेत वापस कराने का डायरेक्शन दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील कुमार वर्सेस दिल्ली स्टेट जीएसटी के केस में जजमेंट हैज बीन पास्ड एंड द जजमेंट इज वेरी वेरी रीसेंट, प्रोनाउंस्ड इन 2024 itself. अब आपके कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, जहां पर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को फेस कर रहे हैं। ऐसे केसेस में जीएसटी लॉ अलाउ करता है कि आप टैक्स पेड का रिफंड क्लेम कर सकते हैं डिपार्टमेंट से। अगर आप टैक्स पेड का रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो उसमें एक डायरेक्शन है कि विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम आपको जीएसटी का रिफंड दिया जाए। अगर उस लिमिटेड टाइम में आपको जीएसटी का रिफंड नहीं दिया जाता है तो ये भी प्रोविजन है कि टैक्स पेयर को इंटरेस्ट के साथ रिफंड देना है। और अब इस इंटरेस्ट पे क्वेश्चन ये आया था कि क्या ये इंटरेस्ट असेसी को सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि भाई मैंने ये टैक्स रिफंड क्लेम किया था, आपने रिफंड में इतना समय ले लिया, तय समय से ज्यादा समय ले लिया और इसलिए अब आप मेरे को इंटरेस्ट पे कीजिए, या फिर ये रिफंड के साथ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो इसमें हाई कोर्ट ने रिसेंटली अपनी जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर रिफंड एप्लीकेशन की फाइलिंग से 60 दिन के अंदर रिफंड नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट पेमेंट भी ऑटोमेटिक होगा। असेसी को, टैक्स पेयर को कोई सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं। तो इसके साथ मेरी रीसेंट जजमेंट्स और रीसेंट अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पर मेरी आज कवर होती हैं आज के लिए। एंड आई एम श्योर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ क्वेरीज भी होंगी अलग अलग इश्यूज को लेकर, तो उनको मैं जरूर आई एम हियर टू डिस्कस एंड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं सबको मैं एड्रेस करूंगा एंड ओनली देन वी विल कंक्लूड आवर सेशन फॉर टुडे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आज के सेशन से रिलेटेड, प्रैक्टिकल इश्यूज को रिलेटेड, तो प्लीज फील फ्री। फ्रेंड्स, ये शशांक जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां और आप लोगों के सामने रखी हैं, चाहे वो अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, डिफरेंट जजमेंट्स डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा किए गए हैं डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे इन जानकारियों को जानकर। अब ये ओपन फोरम आप लोगों के सामने ओपन है कि जो कोई भी क्लैरिफिकेशन या जो कोई भी जिज्ञासा आपके मन में हो, कुछ फर्दर जानकारी करने का, या जो जानकारियां शशांक जी ने दी हैं उससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कृपया आप रखें अपनी बात।
कोई बस थोड़ी देर में। जी प्रखर जी प्लीज बताइए। प्रखर जी। शशांक जी, जो ये ट्रिब्यूनल बेंचेस जो जितनी आपने बताई कि 7 to 8 यूपी के अंदर जो है वो ओपन करने की मंशा है गवर्नमेंट की, तो अभी तक क्या जीएसटी में ट्रिब्यूनल बेंचेस नहीं थी? जस्ट फॉर आवर नॉलेज, और नहीं थी तो फिर अभी ये केसेस कैसे हैंडल हो रहे थे, ट्रिब्यूनल लेवल के केसेस? सर ट्रिब्यूनल के अभी तक ट्रिब्यूनल जीएसटी में फॉर्म नहीं हुआ है, और अभी तक जो ट्रिब्यूनल में अपील्स जानी है वो सारी पेंडिंग है। सब जी। में लॉ में एक्सटेंशन दे दी गई है टाइम की, कि जिस दिन से ट्रिब्यूनल फॉर्म हो जाएगा उस दिन से उनकी टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी अपील फाइल होने की। ओके। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो वो लोग फिर अब हाई कोर्ट गए हैं ट्रिब्यूनल को स्किप करके, कि क्योंकि ट्रिब्यूनल नहीं है तो इसलिए हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। राइट। प्रखर जी, प्रखर गुप्ता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। सर ये एक है, हमने मटेरियल सप्लाई करा था, राइट सर। जी अब सर ये बताइए, अगर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। प्रखर जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रखर जी, सिग्नल प्रॉपर नहीं है आपकी तरफ, जरा अपनी वॉइस आपकी ब्रेक कर। एक साल बीत जाता है, 8 महीने बीत जाते हैं, अनेबल टू हियर प्रॉपर। प्रखर जी आप कारण वो टाइप कर मटेरियल सकते एक्सेप्ट हैं। नहीं होता है। हाँ, सर वो मटेरियल किसी कारण एक्सेप्ट नहीं होता है। हेलो। हाँ सर, अगर मटेरियल हमने सप्लाई कर रहा है कुछ टाइम पहले। हेलो। हाँ, आपने बोला कि मटेरियल हाँ किसी सर। कारण नहीं होता है, फिर उसके बाद हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो। आवाज आपकी ब्रेक कर रही है, इतना समझ में आया हेलो कि आप बोला। सर, आवाज आ रही सर? हाँ बोलिए। प्रखर जी बोलिए प्लीज। प्रखर जी को मैंने एक मैसेज प्रखर ड्रॉप जी, किया है। आप पहले अपने को अनम्यूट करिए, आपने म्यूट कर लिया है अपने को। आराध्या, प्रखर जी को जरा सा अनम्यूट कर दो अपने लेवल पे। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, अगर हमने मटेरियल का 1 साल पहले सप्लाई करा है, और किसी कारण कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया मटेरियल, तो वो क्या क्रेडिट उनका आईटीसी का 2A में फाइल कराया आपके रिटर्न में, प्रखर जी, वो बिल, आपकी आवाज तो नहीं क्या आ वो आईटीसी क्या? हेलो। तरुण जी, तब तक आप हेलो। अपने को unmute कर लीजिए। तरुण कुमार जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए, फिर अपनी बात रखिए आप। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे हम हेलो। इसके केसेस कराते हैं जीएसटी के, जी तो जब केसेस की सुनवाई होती है उस वक्त क्या रहता है कि हेलो। अधिकारी हरास करने के लिए हमारा कोई पॉइंट मानता नहीं है, हाँ, और ये बोलता है कि हेलो। अगर आपको मेरे से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप उसको अपील में टेकअप कर लेना।
और हमें भी पता होता है और अधिकारी को भी पता होता है कि अपील में छूट जाएगा, हम्म। फिर भी वो हमको हैरेस करने के लिए ऐसा करता है, तो हमारे पास उसके लिए क्या रिकोर्स ऑफ एक्शन है? सर देखिए, इस पॉइंट को लेकर भी ना हमने, अब आपका जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और इस पॉइंट का लीगल तो कोई आंसर नहीं है, लीगल कोई रेमेडी नहीं है। इसका प्रैक्टिकल जरूर हमने जीएसटी काउंसिल में भी अपनी मीटिंग में रखा था कि हमने एक पॉइंट रखा था कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स शुड बी फिक्स्ड। क्योंकि है क्या कि अगर हम टैक्स में पर्टिकुलरली डिमांड्स को देखें तो इन्वर्टेड ट्रायंगल का स्टेटस है, जहां पर बेस लेवल पे तो आपको दिखेगा इतनी सारी डिमांड्स हैं, और जैसे जैसे आप एडजुडिकेशन में जाएंगे डिमांड्स कम हो जाएंगी, अपील में जाएंगे और डिमांड कम हो जाएंगी, सेकंड अपील में और खत्म हो जाएंगी। तो और ये एक बड़ा कांस्टेंट प्रोग्रेस है सिंस प्री जीएसटी। तो हमने उनके सामने ये पॉइंट रखा कि भाई आप कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाइए जिसमें जो ऑफिसर टैक्स डिमांड को रेज कर रहा है और कंफर्म कर रहा है, कुछ उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, कि मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड कंफर्म कर दी और नेक्स्ट लेवल पे वो 0 हो जा रही है, तो असेसी का टाइम बर्बाद हो रहा है, उसका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी कॉस्ट भी है। हाँ, एक और पॉइंट मैं जरूर इसमें शेयर करूंगा आगे, एक अच्छा पॉइंट मेरे को याद आया। तो ऑफिसर्स का उसमें देखिए थोड़े से वो असहज हुए उस पॉइंट पर, क्योंकि उनका अपना पक्ष था कि हमें बैक एंड पर बहुत ज्यादा ऑलरेडी स्क्रूटनाइज किया जाता है, बट इसका कोई आंसर नहीं है, आज इसका कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है ना सर, आप अपने केस में मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि उस चीज को एस्केलेट कर लें, वहां के सीनियर अधिकारी से मिलके देख लें, अगर वो सपोर्टिव हैं, अगर वो ऑनेस्ट हैं। वरना क्या है कि सबको पता है कि ऑफिसर्स ऐसे ही, जब समझाया उसको जा सकता है जो समझना चाहे, जो जान के भी ना समझना चाहे, तो उसको अभी तक तो लॉ ने क्रॉस एम्पावर एसएससी को नहीं किया कि वो उनके अगेंस्ट कुछ कर सकते। एक अच्छी चीज जो मैं सभी के लिए और शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे को अभी अभी रिकलेक्ट हुई, और जो हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान ही बात रखी थी, जब हम ये बात कर रहे थे कि अपील्स में जाना पड़ता है अपील्स के इशू के लिए, तो अभी अपील सेकंड लेवल पर ट्रिब्यूनल पे फाइल करने के लिए आपको सपोज करिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड है, तो उसमें 30 लाख रुपए का प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा, 30% ऑफ द डिमांड, मतलब 10% फॉर फर्स्ट लेवल, 20% एडिशनल फॉर सेकंड लेवल। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, और बड़ी कॉस्ट और बड़ी बन जाती है जब मेरे को पता है कि ऐसी कोई डिमांड मेरे अगेंस्ट बनती ही नहीं, बस मुझे लड़ना पड़ेगा और ये खत्म हो जाएगी, तो मेरे फंड्स ब्लॉक होते। तो उस पे उनका एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये था, मैंने कहा कि हिस्टोरिकली 10% से ज्यादा कभी डिपॉजिट नहीं रहा है इवन एट सेकंड स्टेज। तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, और उन्होंने कहा कि इस तरफ भी प्रयास किया जा रहा है कि जो ये इतनी हाई रख दिया गया है प्री डिपॉजिट को, 30% के आसपास है सेकंड लेवल ऑफ अपील में, इसको कम किया जाए और इसको अलाइन किया जाए जो जीएसटी से पहले जो रहता था 10% उसके आसपास। तो इस पर भी डिस्कशन हुआ और उस पर भी वो लोग विचार कर। प्रखर गुप्ता, आवाज आ रही है सर? तो नहीं आ रही है आपकी आवाज, अभी भी नहीं आ रही है आपके हेलो, वहां पे और इसका मतलब अभी भी नहीं आ रही सर? आपके वहां सिग्नल पुअर है प्रखर जी। सर आवाज नहीं आ रही सर? अभी आ रही है, हेलो, अभी इतनी आ रही है, बोला है। हाँ हाँ सर। बोलिए। सर अगर हमने मटेरियल सप्लाई करा है कस्टमर को, कस्टमर को मिल भी गया है, किसी कारण क्वालिटी की इशू से या प्रोजेक्ट की वजह से कस्टमर वो बिल क्लियर नहीं, मटेरियल क्लियर नहीं कर रहा है, तो क्या क्योंकि हम ई इनवॉइसिंग तो दिख रहा है, लेकिन वो क्रेडिट नहीं, उसका यूटिलाइज नहीं कर रहा है किसी कारण, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से या क्वालिटी इशू की वजह से। तो हम क्या करें सर कि बाद में जब मेटल क्लियर होगा तो वो
एक्सपायर कर जाएगा जीएसटी। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्रखर जी, आप कहाँ से बोल रहे हो? रायबरेली से बोल रहे हैं क्या? कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, 6-9 महीने बाद से बोल रहे हैं जी, फिर क्या करें सर हम? आपकी हेलो केवल 2-4 लाइनें शुरू की समझ में आती हैं, उसके बाद फिर वही हेलो कुछ सर, अभी आवाज क्लियर? हेलो, अभी आवाज क्लियर आ रही है सर? सर आप अपनी क्वेरी मैसेज में चैट में लिख दीजिए, हमारे की स्पीकर ठीक आपको उसमें रिवर्ट कर देंगे। आराध्या, या तुम अपना नंबर दे दो, अगर तुम उनकी बात को सुन सको फिर उनकी बात को रख दो। इतनी बात समझ में आई कि उन्होंने कुछ मटेरियल सप्लाई किया हुआ है और वो क्वालिटी की इश्यू की वजह से वो पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और आईटीसी भी शायद वो यूटिलाइज नहीं कर रही है। इतनी बात शायद उन्होंने हाँ बोली जी है। जी सर, इसके अलावा नहीं सर, नहीं समझ में। आप आराध्या की बात बोल। सर मैं चैट में मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए। प्रखर जी, चैट में देखिए, अब आप मोबाइल नंबर एक दिया गया है, आप मोबाइल पे कॉल। एनीबडी एल्स? कोई और अपनी बात को रखना चाहे, कोई और जिज्ञासा किसी के मन में हो, कोई और क्वेरी हो? हाँ, अमर जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अमर जैन जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अमर जी, पहले अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, आप बोलिए प्लीज। नमस्कार सर, मैं अमर जैन शामली से। जी। सर मैं लगभग 10-15 दिन से हमारी जो इंडस्ट्री एरिया है वहाँ एसआईबी की ऑफिसर्स विजिट करते हैं। और ये क्या कि विजिट करते हैं कि आपने जो जहाँ से जैसे 2-3 रिसेंटली अभी इन्होंने ऑडिट किया है इंडस्ट्री पे, बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्री है सर। और लगभग 1 साल से हम लोग, लगभग 10 साल से हम पर्टिकुलर वेंडर से या किसी व्यक्ति से हम लोग परचेज कर रहे हैं माल को। और अचानक ही हमें अधिकारी से के थ्रू पता चलता है कि ये जो आपने माल लिया है ये माल की आईटीसी गवर्नमेंट को नहीं मिली है, तो ये आपको देनी पड़ेगी। तो ये सर दिक्कतें बड़ी ज्यादा होती जा रही हैं डे बाय डे। एक भय का माहौल बन गया है शामली इंडस्ट्री एरिया में, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जिस व्यक्ति से हम इतना लगातार काम कर रहे थे वो अचानक, अच्छा उसने, वो एक चैन बनी हुई है सर, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। तो ये बहुत दिक्कत होती जा रही है सर कि ये जानना कि भाई कौन सी चैन गलत है। और क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास हमारी आईटीसी खड़ी होती है तो नेचुरल आदमी थोड़ा कैश जमा करता है, कंपटीशन का दौर है तो वो आईटी से ही एडजस्ट करना चाहता है। कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी हो कि एक इनवाइस से हमें पता चल जाए कि ये जो जिससे हमने माल खरीदा है ये चैन कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, तो उससे हम सर बच जाएंगे। वरना क्या होता है कि 1 साल 2 साल में हमने समझ कर उससे इतनी ज्यादा परचेजिंग कर ली और जीएसटी वाले आते हैं कि भैया तुम्हारे पास 1 करोड़ का तुम्हें जमा करवाना पड़ेगा, 2 करोड़ का जमा करवाना पड़ेगा। तो सर एक भय का माहौल हो गया है कि हम काम कैसे करें। कोई सॉफ्टवेयर नहीं बताते हुए गए, कोई हमारी मदद नहीं करते। वो ये अधिकारी लोग ये कहते हैं सर कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो मैं चाहूंगा सर इसमें आप थोड़ा सा हम लोगों की मदद करें। सर इसमें देखिए, मैं 2-3 चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर पूरे एरिया में ही वहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस तरह से जाकर और सभी को एक ही यार्ड स्टिक से ट्रीट करके और सभी के यहाँ इस तरह से अगर प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, तो सबसे पहले आपको इस इशू को कलेक्टिवली टेकअप करना चाहिए अपने यहाँ पर। और इसके ऊपर अपनी आपत्ति और अपना रिप्रेजेंटेशन आप इसको वहां भी रिप्रेजेंट करिए और इसको लखनऊ में भी रिप्रेजेंट कराइए, क्योंकि जीएसटी की भी रिकवरी इंडस्ट्री से ही है। अगर इंडस्ट्री ही परेशान होकर कहीं पर एक दिन भी नहीं चलेगी तो एक दिन जीएसटी का भी लॉस है उसमें। तो इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करिए। दूसरा बात रही कि किस तरह से आपको पता लग सकता है कि सामने वाला किस तरह का टैक्स पेयर है,
उसके लिए जब जीएसटी लॉ बनाया गया था तो एक रेटिंग मैकेनिज्म कि कौन किस तरह से टैक्स कंप्लायंस कर रहा है, उसका एक रेटिंग मैकेनिज्म की बात थी। और उस रेटिंग मैकेनिज्म पर बड़ा एक्टिवली काम किया जा रहा है, और कुछ ही समय में आप देखेंगे एक रेटिंग मैकेनिज्म भी जीएसटी के अंदर आपको लाइव होता दिखेगा। तीसरी चीज ये है कि लीगली अगर इस मुद्दे पर बात करें, अगर किसी परचेज के अगेंस्ट आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन का एविडेंस है, आपने बैंक से पेमेंट करी हुई है, आपके टूए में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके आपसे टैक्स की रिकवरी नहीं करी जा सकती। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, कई हाई कोर्ट्स कह चुके हैं, इंक्लूडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट। होता यही है कि जब इन्वेस्टिगेशन वाले आते हैं, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं और हम उस समय पैनिक मोड में आ जाते हैं, तो सब कुछ उसी के बीच में होता है। मैंने अभी भी आपके साथ में एक जजमेंट शेयर करी जिसमें लिखा हुआ था कि आधी रात के बाद कोई टैक्स जमा कर रहा है, कैसे वॉलंटरी जमा कर सकता है, और वो सारा पैसा ब्याज के साथ वापस होना चाहिए। तो आप तीनों चीज आपके फेवर में है, आप रिप्रेजेंटेशन करिए इस इशू पे। दूसरा, रेटिंग मैकेनिज्म पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तीसरा, लीगली आपके पास, अगर आप अपनी जगह पर ठीक है, आपके पास सारे प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं कि आपने अपने एक्सरसाइज जो करा था वो क्वेश्चन किया है, तो लीगली आपसे कोई रिकवरी किसी भी तरह की नहीं की जा सकती। सर मैं इसमें कुछ और बातें कहना चाहूंगा। जी जब अधिकारी लोगों को हमने सब प्रूफ दिए, अपने टोल टैक्स की पर्चियां दी, जो वीडियो दी, फोटो भेजे, गाड़ी का नंबर, टोल कांटे की पर्ची, उसके बाद उन्होंने एक ही पॉइंट पे बैठ गए कि भैया गवर्नमेंट को आईटीसी नहीं मिली है, आपने माल परचेज किया है, और आप ही मतलब आपको ही देना पड़ेगा ये। वो इस चीज को पैनिक, ऐसा इतना पैनिक माहौल हो गया था कि उसमें हमें दिक्कत आई सर। ये मेरी इंडस्ट्री की बात नहीं करता हूँ मैं सर सभी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो जो यहाँ है। मैं, जैसे आपने बोला कि भाई आपको मतलब उनको अथॉरिटी नहीं है जमा करवाने की, लेकिन सर उन्होंने मतलब प्रेशर में लाके वो इस तरह से चीजें बनाते हैं कि वो अधिकारी जो है वो मतलब वो किसकी नहीं सुनता सर उस समय। तो इसमें सर जैसे आपने बोला है, इसमें एक तो आपने बता दिया कि भाई ये जमा नहीं करवा सकते सर, इसमें और कुछ मदद करेंगे सर आप हमारी, कुछ और कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, आप जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली यही होता है कि पैनिक ही क्रिएट करा जाता है उस समय ये कराने के लिए डिपॉजिट। लेकिन जो बात आपसे ऑफिसर कह रहे हैं, आपने कहा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनको दिए और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं मिला है। तो जी आप उनसे सिंपली एक लाइन में ये पूछिए कि जीएसटी के कौन से प्रावधान में ये लिखा है कि गवर्नमेंट के खाते में नहीं पहुंचेगा तो हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। जी कोई प्रावधान तो होगा ना जीएसटी का, कहीं तो लिखा होगा, किसी किताब में गवर्नमेंट ने लॉ में छापा होगा कि अगर जी मेरे खाते में पैसा नहीं आया तो मैं आईटीसी नहीं दूंगी। कहीं लिखा है ऐसा लॉ में? और लिखा है तो उसकी एक कॉपी हमें दे दें। जी तो यही लिखा है ना कि आप सामने से परचेज करेंगे, वो वन भरेगा, वन से आपकी टू बी बनेगी, टू बी में आगे आपके पास परचेज के डॉक्यूमेंट है, आप क्रेडिट लीजिए। अब जी जी गवर्नमेंट के खाते में नहीं आया तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसीलिए तो बनाई गई है कि उन लोगों को पकड़े जो जमा नहीं करा रहे। जी सीधे आपको पकड़ने आ गए, पहले तो उनको पकड़े ना जिन्होंने जमा नहीं कराया। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर। सर अब सर लेकिन वो बिल्कुल भी सुनते नहीं है सर। सर मैं आशीष जैन बोल रहा हूँ, शामली से चैप्टर चेयरमैन। बिल्कुल नहीं सुनते हैं, 2-3 बार हम गए हैं, वो लोग इतना प्रेशर बना देते हैं कि सुनते ही नहीं है। सर इसको एक बार जो जिन जिन मेंबर्स के अगेंस्ट उन्होंने आर्बिट्ररीली या जबरदस्ती प्रेशर बना के इस तरह के केसेस किए हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कई सारे केसेस हो गए हैं ऐसे, उसको एक बार लेटर फॉर्म में लेके इसको रिप्रेजेंट करवाइए और डेफिनेटली उससे रिलीफ आपको ठीक है सर, मिलेगा। ठीक है सर। सर एक मेरा एक क्वेश्चन और था कि अभी लेट्स से हम पहले क्या करते थे, जब तक किसी वेंडर से हम माल खरीदते थे, जब तक उसके जो जीएसटी का अमाउंट हमारी आईटीसी क्रेडिट में रिफ्लेक्ट नहीं होता था,
हम उसकी बेसिक अमाउंट की पेमेंट कर देते थे बट जीएसटी की पेमेंट नहीं करते थे। बट जब से ये एमएसएमई एक्ट का रूल आया है कि आपको विद इन 15 डेज या 45 डेज विच एवर इज एप्लीकेबल आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उस केस में अब हम फंस गए हैं, स्पेशली तब जब कोई बंदा क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता हो। तो अब हमारे पास क्या तरीका है कि हम ये श्योर हो जाए कि वेंडर ने हमारे को मतलब वेंडर का क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर दिया तभी हम पेमेंट कर पाए। सर देखिए, जीएसटी का प्रोविजन इंडिपेंडेंट है और एमएसएमई का इंडिपेंडेंट है, और क्वेश्चन आपका अपनी जगह ठीक है, और उसमें अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि एमएसएमई के प्रोविजन से जीएसटी भी कवर्ड है। मेरा अपना मत ऐसा है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, कि क्योंकि आप ही नहीं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज हैं, उन्होंने तो सभी ने ये अपनी यहाँ प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली है कि जीएसटी अमाउंट ओनली टू बी रिलीज्ड वंस इट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर 2B। पर उनके यहाँ एक और भी चीज है कि दे टिपिकली डोंट डील विद क्वार्टरली return filers. They want someone who is regularly paying tax as a normal taxpayer. तो मेरी उसमें अपनी ओपिनियन ये है कि 45 days provision should not cover GST component। पर ये आपकी विजडम के ऊपर है कि आप उसमें क्या अप्रोच लेना चाहें। इसका कोई अलग से स्पेसिफिक रिलीफ लीगली प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है सर, आवाज आ रही है? हाँ प्रखर जी, आपका क्वेश्चन आ गया है, मैं पढ़ देता हूँ, आप बता दीजिएगा मैंने ठीक समझा है। आपने लिखा है कि वी सेंड मटेरियल टू भेल बट ड्यू टू सम रीजन द मटेरियल इज नॉट एक्सेप्टेड और बिल इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट बाय कस्टमर। द कस्टमर डज नॉट टेक क्रेडिट ऑफ आईटीसी ऑन आवर बिल विजिबल टू GSTR2, व्हाट शुड वी डू? तो उन्होंने जैसे अगर क्रेडिट नहीं लिया है तो अब स्टेटस क्या है? क्या वो गुड्स रिटर्न होने वाले हैं, उन्हीं के पास रहेंगे, अल्टीमेटली एक्सेप्ट हो जाएंगे? व्हाट इज गोइंग टू क्लियर नहीं है सर अभी है। तो अगर क्लियर नहीं है तो आप किस तरह से क्या स्टेप अभी लेना चाहते हैं? सर उनके पास रखा हुआ है, हमने कुछ बैलेंस मटेरियल हमें उनको देना है, वो भी 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में जाएगा। जब वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना सर, तो वो प्रोसेस में लेंगे वो। तो सर अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप अभी इसमें वेट एंड वॉच करिए। अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑलरेडी आप रिपोर्ट कर चुके हैं। बाय द वे, अगर गुड्स रिजेक्ट होते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू कर देना है और आपका जो आपका टैक्स है वो क्रेडिट नोट से नलिफाई हो जाएगा। क्रेडिट नोट इशू कर देंगे बाद में। हाँ। ठीक है सर। और जब हम क्लियर करेंगे वहां पे, है ना सर, तो क्या हमें फिर डेबिट नोट से ही उनको मिल जाएगा क्रेडिट? अगर सब्सिक्वेंटली ऐसी बात आती है तो डेबिट नोट तो आप कभी भी इशू कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो क्रेडिट नोट के बाद हमें फिर डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, तो एक तरह से रिजेक्शन और सेल हो जाएगा, यही होगा ना सर? नहीं, अभी या तो आपके गुड्स एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, ऐसा तो नहीं होगा रिजेक्ट होके फिर एक्सेप्ट हो जाएंगे। हेलो, नहीं, कंप्लीट कर लेंगे पूरी किट, या उससे कुछ रिवर्क करके कंप्लीट कर देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। प्रखर जी, आप ना मेरा नंबर ले लीजिए और आप मेरे को सेपरेट तो कॉल कर लीजिए। आपकी बात, आपको बार बार नेटवर्क इशू सुमनेश जी अपने को अनम्यूट कर दीजिए। 99 करना सर। जी सर। और जी जी सर, सुमनीश जी बताइए प्लीज। जैसे हमने मार्च, अगर हमारा जनवरी का बिल है, हेलो, योर नंबर सर, योर मोबाइल नंबर सर, मैं चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, आप उस पर कर लीजिए। हाँ जी, एक जनरल समस्या है। मार्च सप्लायर ने मार्च में माल सप्लाई करा है, हमारे यहाँ पहुंचते पहुंचते अप्रैल में माल पहुंचता है, उसकी एंट्री मार्च में, तो टेक्निकली तो हम नहीं कर सकते। जीएसटी पोर्टल के ऊपर डिफरेंस आता है, इसको कैसे हल किया जाए? सर देखिए,
ये बड़ा कॉमन है कि, और स्पेशली अगर कोई जनरल 31 क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए कहा। हाँ 31 तारीख की अगर बिलिंग है तो माल डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में ही पहुंचेगा। और ऐसे केसेस में आपका भले ही मंथ ऑन मंथ मिसमैच आए, पर टिपिकली डिपार्टमेंट जब कोई क्वेश्चन करता है तो वो पूरे ईयर का करता है कि उस ईयर में ऐसे ऐसे पुट टुगेदर डिफरेंस दिख रहा है। तो उसमें हम हमेशा ये बात कह सकते हैं कि जो ईयर एंड की वजह से डिफरेंसेस रहे, डेबिट क्रेडिट नोट्स की वजह से रहे, तो अगर हमारे पास वो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। 100% मैचिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस एक इशू है, और डेफिनेटली इसको थ्रू एक्सप्लेनेशन ही डिपार्टमेंट के सामने रखा जा सकता है। प्रॉब्लम ये आती है वहां से तो नोटिस इशू होने शुरू हो जाते हैं। ये सब डिपार्टमेंट को भी मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। ये जनरल प्रॉब्लम है और ये टेक्निकली फॉल्ट है ये, और इसके लिए नोटिस का जवाब देने के अंदर अलावा और कोई चारा नहीं रहता। हाउ कैन वी अवॉइड दिस? सर इसको अवॉइड करने के लिए देखिए क्या है कि जैसे आरसीएम भी इसी से जुड़ा हुआ, मैंने एक इशू हम डिस्कस जो कर रहे थे, आरसीएम की वजह से भी 3B में आईटीसी और 1 में जो क्रेडिट 2B में आता है उसमें डिफरेंस आता है। तो उसके लिए जैसे हमने ये बात जीएसटी काउंसिल के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि उस पर एक्टिवली ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं कि वो जो डिफरेंस है आरसीएम की वजह से वो ना आए और जीएसटीआर 1 में आरसीएम की डिटेल भी आ जाए। तो ये भी एक सजेशन रखा जा सकता है कि मंथ एंड सप्लाईज के लिए की वजह से जो डिफरेंस आता है उसके लिए भी अगर कोई सेपरेट फैसिलिटी वो लोग क्रिएट कर सकते हो। बट अभी तक जो है, अभी तक तो लॉ में और रिटर्न फॉर्म में कोई ऐसा सेपरेट प्रोविजन नहीं है। एनुअल कंप्लायंसेस जो होती हैं जीएसटीआर 9, 9C, उसमें जरूर आप इन डिटेल्स को, मंथ एंड डिफरेंसेस को एग्रीगेट कर सकते हैं। और एक चीज मैं फिर जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ मंथ ऑन मंथ ही रेलिवेंट नहीं है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पुट टुगेदर डिफरेंस है या नहीं है, इंक्लूडिंग ईयर एंड सप्लाईज, वो सारा इसी ऑब्जेक्टिव की वजह से फॉर्म जीएसटीआर 9 और 9C को क्रिएट किया गया था। अगर उसकी फाइलिंग में हम प्रॉपर टेक केयर कर रहे हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस उसमें आंसर हो जाते हैं। आर्बिट्ररी नोटिसेस, रिपीटेटिव नोटिसेस एक इशू है, और उस पर एक्टिवली जैसे 2 पैसे के, 5 पैसे के, 2000 रुपए के, अब आरसीएम की वजह से एक्टिवली परस्यू करके धीमे धीमे ये इश्यूज कम हो रहे हैं। और मुझे लगता है ग्रेजुअली इसमें डिक्लाइन होगा। इमीडिएट इसका सोल्यूशन अगर आप मेरे से चाह रहे हैं अभी, इमीडिएट सोल्यूशन तो इसका नहीं है। थैंक यू। सुमनेश जी, क्या ये एडवाइजेबल है कि जो सुमनेश जी ने जो पॉइंट रेज किया कि जीएसटीआर 3B फाइल करने के पहले अगर पोर्टल पे शो कर रहा है और हमको पता है कि ये 31 मार्च या 30 मार्च की परचेज हमारी शो कर रही है, तो उसको हम मार्च में ले लें, चाहे वो मटेरियल हमारे पास में नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, फर्स्ट वीक में? नहीं सर, ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि क्रेडिट तभी मिलेगा जब माल आपको एक्चुअली रिसीव हो गया। राइट। कोई और क्वेश्चन? पवन गुप्ता जी। जी जी, शशांक जी नमस्कार। शशांक जी, मेरा एक क्वेश्चन है, सपोज कोई जीएसटीआर 2B में मेरे पास एक एंट्री दिख रही है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो किसी वेंडर ने दिखाया, और वो वेंडर मेरे लिए आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट को ये मानना है कि लॉयल्टी में डिस्चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो उसको कैसे डील किया जाए मैटर को? नहीं तो आप रिवर्स चार्ज की देखिए, किसी वेंडर ने आरसीएम में रिपोर्ट कर दिया। अब मेरे को ये नहीं पता कि आपके यहाँ मंथ ऑन मंथ किस साइज के ट्रांजैक्शंस हैं, बट आरसीएम का सिंपल थंब रूल ये है कि आपका वेंडर पे लायबिलिटी नहीं है, आप पे लायबिलिटी। आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो भी परचेजेस हैं उसमें से जो भी आरसीएम में कवर्ड है उसके ऊपर आप टैक्स पे कर दो। और अगर अपनी जगह पर आप 100% श्योर हैं कि जो भी आरसीएम में कवर्ड थे आपने वो टैक्स पे कर दिया है, भाड़े वाला, लॉयर्स, या जिस भी तरह की और गवर्नमेंट सप्लाईज वगैरह हैं, अगर आप 100% श्योर हैं तो सामने वाला कोई आरसीएम में भर रहा है उससे आपकी लायबिलिटी नहीं बनती। आप डिपार्टमेंट को ये कहिए कि मेरे लेकिन सारे डिपार्टमेंट तो ये कंटेस्ट करता है ना कि हम उस लायबिलिटी को अवॉइड कर रहे हैं, उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं,
तो वो तो बात की बात है कि हम बहुत डिटेल में जाएंगे, वो उनको इतना तो रहता नहीं है टेंशन, तो अननेसेसरी नोटिस तो आ ही सकता है उस बेसिस पे। सर देखिए, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हमें डिटेल में तो जाना ही पड़ेगा, और ये जरूरी है कि उसकी तह तक पहुंचा जाए कि अगर आपके लिए भी जरूरी है कि या बिजनेस डिसकंटिन्यू करें आइडेंटिफाई करके, और उनको भी ये ट्रेस करा जाए कि वो उस तरह की बदमाशियां कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग फॉरवर्ड चार्ज में कवर होके भी आरसीएम का बटन दबा देते हैं। तो आपको ये आंसर तो करना पड़ेगा, और अगर आप, मैं वही बात दोहराऊंगा कि तो हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, ये बात जरूर कही जा सकती है डिपार्टमेंट से कि किसने करा है उसकी वो डिटेल दे दें, अगर उनके पास बैकएंड पर विजिबल है कि किसने ये आरसीएम में शो करा है, और आप चेक करके उसका बिल प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर इसने करा है तो आप ये बिल चेक कर लीजिए, ये रिवर्स चार्ज में कवर्ड नहीं। सर मेरा इसमें एक छोटा सा सजेशन ये था कि अगर हम जीएसटी काउंसिल में कुछ ऐसा प्रोसेशन हो सकता है, क्योंकि कई सारे क्रेडिट भी ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उसमें अगर कहीं कोई ये रिपोर्ट में ऐसा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आने लगे जो भी जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उस पर्टिकुलर वेंडर की, तो उससे थोड़ा सा क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, जीएसटीएन नंबर के बेसिस पे हम अप्रोच नहीं कर सकते वेंडर्स को, हमें उसमें तो सिर्फ लोकेशन होता है लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहीं नहीं आती। तो अगर कोई जीएसटीआर 2B में कोई ऐसा कॉलम आने लगे जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अगर कॉरस्पॉन्डिंग आने लगे, तो एक थोड़ा सा एक चैनल बन जाएगा अप्रोच करने के लिए। ये इस तरीके के प्रॉब्लम थोड़ा सा रिवाइज किया जाए। जीएसटीआईएन नंबर तो आपको विजिबल हो रहा है? नहीं, जीएसटीआईएन विजिबल होता है लेकिन उससे कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो नहीं मिल पाते हैं, उसमें केवल एड्रेस ही मिलता है। तो हम कैसे अप्रोच करें? अब मान लीजिए कोई वेंडर महाराष्ट्र का है, मैं बरेली में बैठा हूँ, तो मैं उसको कैसे अप्रोच करूँगा? नहीं, देखिए रिप्रेजेंटेशन के लिए सर्टेनली वो पॉइंट रखा जा सकता है, बट शायद बहुत एक्सेप्टेबल ना हो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें उसमें। कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे दिया तो मान लीजिए वर्क नहीं कर। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर जीएसटीआईएन आपको दिख रहा है तो जीएसटीआईएन के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन है कौन, अपने रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं कि वो रिवर्स चार्ज में कवर होगी या नहीं। आपका वेंडर होगा तो आपके पास बिल तो आया होगा ना सर, बिल पे तो सारी डिटेल्स होंगी आपके पास। मैं बात कर रहा हूँ जिस केस में वो वेंडर हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, मतलब हमारी बुक्स में भी नहीं दिख रहा है, फिर भी लायबिलिटी आ रही है, या फिर कोई ऐसे आईटीसी आ रहे हैं जो हमें नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं बुक्स में, बट वो आईटीसी दिख रहे हैं। समटाइम क्या होता है कि कोई कैश एक्सपेंसेस बुक हो जाता है जो हम नहीं आते हैं, तो वो भी आइडेंटिफाइबल हो सकते हैं कि हम ये कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें कि कौन वेंडर है एक्चुअल में, क्योंकि कई बार क्या है प्रोवाइडर के नेम होते हैं केवल जीएसटी इन डिटेल में, उसमें फर्म भी आइडेंटिफाई नहीं होती, जबकि बिल्स आते हैं फर्म के नाम से। ये तो सर थोड़ी सी वर्किंग अपने एंड पे करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स देने का सुझाव तो बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स भी जब आपको सजेशन रखते हैं तो आपको अच्छा खासा ग्रिल करते हैं, हर पॉइंट को डिटेल में डिबेट करते हैं। थोड़ा सा हमें अपनी वर्किंग के ऊपर भी देखना पड़ेगा। अगर हमसे रिलेटेड पार्टी नहीं दिख रही है, हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं दिख रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको रिजेक्ट करें, उसके क्रेडिट को अवेल ना करें, और डिपार्टमेंट अगर पूछ रहा है तो उसे बताएं कि ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। अननेसेसरी कोई भी डाल देगा हमारे ऊपर लाइबिलिटी, तो ऐसे हम लाइबिलिटी कैसे पे करें? राइट सर, मुझे लगता है और कोई क्वेरीज अगर किसी की हो तो प्लीज शेयर करें। सर एक ये और पूछना था कि जैसे GSTR 2 जो प्रपोज थी वो नियर फ्यूचर में कभी आने का प्लान है कुछ उसका, या कैसा है? GSTR 2 तो उन्होंने हटा ही दिया ना सर, पूरा लॉ ही अमेंड कर दिया। नाउ GSTR 2B इज फाइनल, 2 हैज गॉन आउट ऑफ लॉ इटसेल्फ। सचिन जी एक क्वेश्चन और था, अभी जीएसटी पोर्टल पे एक ऑप्शन है कम्युनिकेशन विद टैक्स पेयर, उसमें ये ऑप्शन है कि हम आईटीसी के बारे में हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है? क्या डिपार्टमेंट उसको नोटिस कर रहा है उन कम्युनिकेशन को? मेरी समझ से तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई उनके इनवाइसेस में कमी है, गलत फायर कर दिया, हम कम्युनिकेट करते हैं वेंडर से कि वो सुनता नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन अगर हम पोर्टल हमने कुछ किए हैं लेकिन अगर वेंडर नहीं सुन, अगर डिपार्टमेंट की नॉलेज में आएंगे या डिपार्टमेंट उसमें कुछ इनिशिएट करता है तो कहीं ना
कि रहेगा वेंडर के मन में भी कि हाँ आप डिपार्टमेंट की नॉलेज में है तो इसको करेक्टिव एक्शन लेना है, लेकिन वो अगर लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे रिलेटेड एक सजेशन हमने जीएसटी काउंसिल को दिया है, जो वहां पर प्रिंसिपल कमिश्नर मैडम थी, उन्होंने उसको काफी अप्रिशिएट भी किया, और उसके ऊपर डेफिनेटली वो लोग विचार करने का मन बना रहे हैं कि जो परचेजर है उसको भी राइट दिए जाएं कि वो अगर कोई चीजें गड़बड़ हैं तो उनको रिपोर्ट कर पाए। और मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने इस चीज को काफी अप्रिशिएट किया है तो इस पे जरूर एक्टिवली कुछ आगे डेवलपमेंट होना चाहिए। अवधेश जी आप म्यूट पर हैं। अवधेश जी सर आप आप म्यूट। म्यूट हैं। मैं समझता हूँ समय भी काफी हो रहा है और बहुत ही स्वार्थवर्धक जो है वो ये आज की मीटिंग जो है वो संपन्न हो रही है, और काफी लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं और क्वेरीज जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे जीएसटी रिलेटेड वो शशांक जी के सामने रखी, और शशांक जी ने विधिवत उसकी जो है वो रिप्लाई भी करी। और बाकी इसके अलावा आज कुछ आवाज में किसी मेंबर्स के साथ में कुछ सुनने में दिक्कत आ रही थी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि शशांक जी के पर्सनल नंबर पे एक बार फोन करके अपनी बात को उनके सामने दोबारा डिस्कस कर लें। एंड आई होप कि शशांक जी उनकी प्रॉब्लम्स का जो है वो कोई ना कोई उसका सोल्यूशन जो है निकाल के उनको जरूर बताएंगे। तो आप सभी ने आज की काफी संख्या में ऑलमोस्ट शुरू में तो करीब ऑलमोस्ट 60 से ऊपर हमारे मेंबर्स ने ज्वाइन कर रखी थी, अभी कुछ संख्या कम हो गई है। तो आप लोगों ने आज की इस विशेष जीएसटी से रिलेटेड बैठक में सहभागिता करी और शशांक जी के विचारों को सुना। जीएसटी में जो चेंजेस हुए हैं, लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी जजमेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने और कोर्ट्स ने किए हैं, या कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई कि जो अभी मंथ एंड सप्लाई वाले भी जो बात की जो सुनील जी ने रखी, या टाइपोग्राफिकल एरर्स पे ईओए बिल में जो डिपार्टमेंट के लोग तंग करते हैं उसके बारे में क्या रेमेडी अवेलेबल है, या वो हरासमेंट नहीं कर सकते हैं या चार्ज नहीं लगा सकते हैं, या हाई कोर्ट ने दो जजमेंट में किस तरीके से एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया है। तो इससे हम सबको बहुत जो है वो लाभ मिलेगा, और भविष्य में भी हम लोग इस तरीके से वेबिनार दोबारा फिर शशांक जी के साथ में आयोजित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और शशांक जी को बहुत बहुत साधुवाद कि जब भी हम लोग उनसे आग्रह करते हैं वो तुरंत ऐसी वेबिनार में और अपनी सहभागिता करने के लिए और तुरंत जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ तुम्हारे कौन तुम्हारा दिमाग